हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं मासा एवं लासा के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एवं अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम इस वीडियो में मासा क्या किसे कहते हैं, लासा किसे कहते हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है तथा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए यह एक अपरिमेय संख्या है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता है, कंफर्म ही 100% फिक्स है कि वो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो सबसे पहले हम मासा लासा के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद अंत में अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना पढ़ेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो मासा क्या होता है। मासा कहो चाहे मासा का फुल फॉर्म क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसे इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ। इंग्लिश में इसे एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब होता है फैक्टर। मतलब अगर देखो मासा एवं लासा हमेशा, मासा हो चाहे लासा, हमेशा दो या दो से अधिक संख्या का ही निकाला जाता है। दो या दो से अधिक संख्या का ही निकाला जाता है। तो जो मासा होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं में ऐसा फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ऐसा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, उसे हम मासा कहते हैं। चाहे ये समझ लो और नहीं तो ये समझ लो, किसी भी दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्या का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। मासा, दो या दो से अधिक संख्या का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। जैसे कि हम निकाल रहे हैं 12 और 16, 12 और 16 का मासा। देखो हम इस तरीके से भी समझाएंगे कि इसे एचसीएफ क्यों कहा गया, इसके बाद ये भी परिभाषा से समझाएंगे। देखो मासा, अब इन दोनों का हम निकाल रहे हैं मासा। मासा को हो चाहे एचसीएफ को हो, तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि जो ऐसी बड़ी संख्या जो 16 को भी विभाजित कर दे और 12 को भी विभाजित कर दे। तो हम सोचे ऐसा 12 हो गया तो 12 से छोटी होगी, क्योंकि 12 देखो 12 16 तो कभी विभाजित नहीं करेगा। तो हम सोचे 12 ले लिए, तो 12 12 को विभाजित कर रहा है परंतु 16 को विभाजित नहीं कर रहा है। तो हम सोचे लो 8 ले ले, 8 8 को विभाजित करेगा लेकिन 12 को विभाजित नहीं करेगा। तो ऐसी संख्या हमारी भैया कौन हुई, 4 ही एक ऐसी संख्या हुई जो 12 को भी विभाजित कर देगी और 16, मतलब 4 ही सबसे बड़ी संख्या हुई जो 12 को विभाजित कर देगी और 16 को विभाजित कर देगी। और इसे हम क्या कहते हैं, मासा। और इससे भी समझा दें मासा, इसे इससे क्यों कहा गया। देखो हाईएस्ट का मतलब दो या दो से अधिक संख्या का मासा वह संख्या होती है जो दोनों संख्या में ऐसा गुणनखंड जो बड़ा होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही मासा कहलाता है। जैसे हम यहाँ निकाले 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 12 को भी विभाजित कर दे। देखो ये सब इस प्रकार भी निकाल लिए और इसका अर्थ समझा रहे हैं। देखो अगर हम 12 का गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 12 का गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती है जो 12 को विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो कौन विभाजित कर देगा, एक विभाजित कर देगा, दो भी विभाजित कर देगा, तीन भी विभाजित कर देगा, चार भी विभाजित कर देगा, छह भी विभाजित कर देगा, 12 स्वयं विभाजित कर देगा। तो 12 का गुणनखंड कितना आ गया, 1 2 3 4 6 और 12। अगर हम यहाँ देखें 16 का गुणनखंड, चूंकि इन्हीं का तो हम क्या निकाल रहे हैं, दोनों का मासा, तो हम इनका गुणनखंड देखेंगे और ऐसा गुणनखंड मासा होगा जो दोनों में कॉमन होगा और बड़ा होगा। तो 16 को कौन विभाजित कर देगा, 1 कर देगा, 2 कर देगा, लेकिन 3 नहीं करेगा। कौन करेगा, 4 करेगा, 8 करेगा और स्वयं 16 करेगा। तो अब इसमें आप खुद ही देख रहे हो कि सबसे बड़ा कौन है। देखो दो भी कॉमन है लेकिन दो से बड़ी एक संख्या कौन है, 4, इसीलिए इसका मासा कितना होता है, 4। चूंकि इसकी परिभाषा ही होती है कि ऐसी संख्या जो दोनों में, ऐसा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 4 है कि नहीं, दोनों में कॉमन है और बड़ा है। ये सब बड़े तो है लेकिन कॉमन नहीं है, तो यहाँ इसीलिए इसका एचसीएफ कितना आया, 4। तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक संख्या का एचसीएफ अर्थात मासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, मासा।
तो हम इस प्रकार नहीं निकालेंगे। मासा निकालने के 3 तरीके होते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसमें टाइम भी लगता है, उसमें देखते ही आंसर लगा दोगे। बस ये इसका अर्थ समझा रहे कि मासा का मतलब क्या होता है, फिर इनके हम तरीके बताएंगे निकालने के। अब एक बार किसके बारे में पढ़ ले, लासा के बारे में। तो लासा क्या होता है, लासा को हम कहते हैं एलसीएम। लासा को एलसीएम कहते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एल का मतलब लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, ये लोवेस्ट है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम से होता है मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुणक। किसी भी संख्या का गुणक किसे कहते हैं, किसी भी संख्या के गुणा करने से जो संख्या बनती है वही उसका गुणक कहलाती है। जैसे हम यहाँ इन दोनों का, वही इन दोनों का क्या निकाल रहे हैं, लासा। तो देखो लासा क्या होता है, जो लासा होती है, दो या दो से अधिक संख्या का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। देखो मासा क्या होता है, जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, और लासा क्या होता है जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लासा। जैसे हम निकाल रहे हैं 12 और 16, इसी का निकाल रहे हैं, तब अच्छे से समझ आ जाएगा। 12 और 16 का लासा, तो ऐसी संख्या सोचेंगे जो 12 से भी विभाजित हो जाए और 16 से भी विभाजित हो जाए। ऐसी छोटी संख्या जो 12 से भी विभाजित हो जाए और 16 से भी विभाजित हो जाए। इनमें क्या होता है, ऐसी संख्या जो इनको विभाजित कर दे। तो हम देख रहे हैं कि 12 और 16 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन हुई, अगर सबसे छोटी संख्या कौन हुई, 48। देखो 12 चौक 48, 16 तिया 48, इससे छोटी कोई संख्या नहीं। देखो 16 का नम 16, 16 को 16 काटेगा लेकिन 12 विभाजित नहीं करेगा। 32 ले लें, 32 16 से विभाजित होगा लेकिन 12 से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसी छोटी संख्या कौन हुई हमारी, 48 ही हुई, जो 12 से भी विभाजित हो जाती है और 16 से। तो लासा का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो। दी गई संख्या को मतलब जिनका हम लासा निकाल रहे हैं, उनसे, उन संख्याओं से जो संख्या विभाजित हो जाती है, छोटी संख्या, छोटी से छोटी, वही उसका लासा कहलाता है। अब देखो लासा इससे हम समझाए, लासा का मतलब इसका अर्थ क्या हुआ। देखो क्या होता है, लोवेस्ट का मतलब छोटा, कॉमन का मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, और मल्टीपल का मतलब गुणक होना चाहिए। मतलब जिन दो संख्याओं का लासा निकाल रहे हैं, तो ऐसी संख्या, मतलब इन संख्याओं का ऐसा गुणक जो कॉमन होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और छोटा। तो हम निकाल रहे हैं 12 का गुणक, 12 का गुणक। तो 12 का गुणक निकालें तो हम क्या बताएं, गुणक क्या होता है, इनके गुणा करने से जो संख्या बनती है उसे गुणक कहते हैं। तो 12 का गुणक, 12 के गुणा करने से कौन संख्या बनी है, 12 बने हैं, 24 बनी है, 36 बनी है, 48 बनी, 12 चौक 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ऐसे चला जाएगा कि नहीं। अगर हम 16 का गुणक देखें, 16 का गुणक, तो 16 का गुणक 16 होगा, 32 होगा, 48 होगा, 16 16 32 48, 16 चौके 64। तो देख रहे हो ना कि हमको मतलब इनमें क्या होता है, सबसे छोटा गुणक, सबसे छोटा गुणक जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देख रहे हो यहाँ 48 48 हो रहा है कि नहीं, इसीलिए इसका एलसीएम कितना होता है, 48। तो अच्छे से आप समझिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं। और एचसीएफ का मतलब होता है जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। तो अब अच्छे से समझ गए। अब हम इनके क्वेश्चन करें। देखो मासा लासा में एक संबंध भी होता है, ये संबंध भी जरूरी है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मासा लासा से समझिएगा। अब ये संबंध देखो, अगर हम दो संख्याओं का मासा और लासा निकाल रहे हैं, जिन दो संख्याओं का मासा लासा निकालते हैं, तो उनके मासा और लासा का गुणा करो, अर्थात एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करो, वही आएगा जो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर आएगा। द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या, मतलब अगर हम जैसे पहली संख्या का दो संख्या का एचसीएफ निकाल रहे हैं और उनका एलसीएम, तो अगर उनके एचसीएफ और एलसीएम, उन दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करें और वो पहली संख्या का और दूसरी संख्या का आपस में गुणा करें, दूसरी संख्या का आपस में गुणा करें, तो दोनों क्या आएगा, बराबर। ये लासा मासा में संबंध ही होता है कि मासा का गुणा लासा से करो, वही आएगा जो पहली संख्या को दूसरी संख्या को गुणा करने पर आता। देखो यहाँ भी लिखा हुआ चीज, ये पहली संख्या हुई, ये दूसरी संख्या हुई। तो अच्छे से संबंध समझ गए। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इनके।
देखो आभाज्य गुणनखंड के बारे में इससे पहले हम बता ही चुके हैं, आभाज्य गुणनखंड के बारे में। देखो मासा, पहले मासा निकालने के तरीके भी देख लें तब हम क्वेश्चन करें। मासा जो निकालने के तरीके होते हैं, मासा निकालने के जो तरीके होते हैं, तो मासा निकालने के हमारे 3 तरीके होते हैं। देखो यहां के लिए अभी 2 ही तरीके जरूरी हैं। एक पहला तरीका होता है आभाज्य गुणनखंड विधि। आभाज्य गुणनखंड, यह पहला तरीका है आभाज्य गुणनखंड विधि से। जो दूसरा तरीका होता है, तो दूसरा तरीका केवल ऑब्जेक्टिव के लिए सही होता है, बाकी इस तरीके को आप ना ही लगाओ तो सही है। क्योंकि अभी आप सभी लोग इंटर में हो, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जाती है तब यहाँ लगा जाता है, इससे कम समय में लग जाता है। लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए होता है कि स्टेप बाय स्टेप हमको दिखाना पड़ता है, तभी हमको नंबर मिलते हैं। देखो ये जो तीसरा तरीका होता है, तीसरा तरीका जरूरी है भैया, ये होता है भाग विधि। भाग विधि को ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो ये मासा निकालने के तरीके होते हैं। जो हमारा लासा निकालने का जो तरीका होता है, तो लासा निकालने का एक ही तरीका है, और वो हमारा कौन सा तरीका है? आभाज्य गुणनखंड विधि। आभाज्य गुणनखंड विधि, ये होता है लासा निकालने का तरीका। लासा भैया कह दो चाहे क्या कह दो एलसीएम, मासा कह दो चाहे क्या कह दो एचसीएफ। इनके निकालने के 3 तरीके, इनके निकालने के 1 तरीके। अब हम ये क्वेश्चन देखो करें। देखो जैसे कि हम निकाल रहे हैं 125, पहले हम लासा निकालना सीख रहे हैं। 125 और 625 का एचसीएफ, 625 का एचसीएफ, 125 और 625 का एचसीएफ ज्ञात करें। अब हम तीनों तरीकों को यहाँ लगा देंगे, इसके बाद हम एक एक तरीके को पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड वाला तरीका लगा रहे हैं। मासा निकालने का कौन सा तरीका? आभाज्य गुणनखंड तरीका। आभाज्य गुणनखंड विधि। तो आभाज्य गुणनखंड में क्या होता है? सभी संख्याओं का क्या किया जाता है? आभाज्य गुणनखंड। और इससे पहले वाले वीडियो में हम आभाज्य गुणनखंड के बारे में बता चुके हैं कि किस प्रकार आभाज्य गुणनखंड किया जाता है। यहाँ भी देखो बता रहे हैं। देखो आभाज्य गुणनखंड जैसे हम किसका कहेंगे? 125। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं से काटना। और अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनको दोबारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे हम 2 सोच ले तो 2 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद हम 3 से विभाजित नहीं होगा, ये किससे होगा? डायरेक्ट 5 से होगा। 5 दूनी 10, 2 बचा तो 55 25, और 55 25 5 इकन्नम 5, जब तक 1 ना हो जाए, 1 ना हो जाए। तो जब हम 125 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारा कितना आया? 5 गुणे 5 और गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हम किसका निकालेंगे? 625 का। तो जो 625 का निकाल है 5 से होगा, 5 इकन्नम 5, यहाँ बचा 6 था, 1 बचा 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10 55 25, इसे 5 से काटे, 5 दूनी 10 55 25, 55 25 5 इकन्नम 5। तो ये देखो हो गया। तो जब हम 625 का किए तो कितना आया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब हम इनका क्या निकाल रहे हैं? लासा। मासा भी निकालेंगे और लासा भी निकालेंगे। यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड से केवल एचसीएफ लिखे हैं, एचसीएफ लिखा है, लेकिन हम यहाँ उसके साथ साथ में एलसीएम भी निकाल देंगे।
देखो जैसे यहाँ HCF निकालना हो आपको, तो HCF कभी भी निकालना हो तो आप उसका पहले अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड अच्छे समझेंगे क्या होता है, जिसको दोबारा खंडित ना किया जा सके, जैसे 5 को दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता, अभाज्य संख्या से तोड़ा। तो देखो HCF निकालना तो देखो दोनों में कॉमन हो, देखो 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 यहाँ 5 यहाँ और 5 यहाँ 5 यहाँ। तो देखो 5 यहाँ 2 बार था तो एक बार लिख देंगे जो कॉमन हुआ। तो यहाँ भी 5 था तो इसे भी एक बार लिख देंगे, और यहाँ भी 5 था तो इसे कितने लिख देंगे हम, एक बार लिख देंगे, और इनका आपस में गुणा कर देंगे। 5 का गुणा 5 से, इसका गुणा 5 से, 50 25 पंचे 125। तो यही इसका आ गया HCF, ये आ गया हमारा HCF, ये HCF निकल गया। अच्छे से समझ गए। इसके बाद हम क्या देखें, LCM। तो जब कभी LCM निकालना हो तो जो कॉमन हुआ हो पहले उसको लिख लो, 5 5 5 और 5। अब दोनों संख्याओं में जो बचा हो, तो ऊपर कोई संख्या नहीं बची लेकिन नीचे कितना बच गया है, 5, तो इसे भी कितना लिख दो, गुणे में कितना लिख लो, 5। इनका गुणा कर लो, 5 25 पंचे 125 पंचे 625। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, LCM। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम LCM भी समझ गए और HCF। LCM में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड करो, उनमें देखो कौन सी संख्या कॉमन है, कॉमन में जाओ, उसको एक बार इसे लिखते चले जाओ, जो बची संख्या उसे इग्नोर कर दो, तो क्या निकल जाएगा, HCF। LCM में क्या होता है, पहले जो कॉमन है उसे लिख दो, इसके बाद जो बची संख्या उसे भी गुणे में लिख दो, गुणा करने पर जो संख्या है वही LCM कहलाता है। ये अभाज्य गुणनखंड तरीका हुआ। अब मासा निकालने का जो हम भाग विधि लगा रहे हैं, कौन सी विधि, भाग विधि। भाग विधि भी इसी टाइम समझ लो, उससे केवल मासा ही निकाल सकते हैं, लासा निकाल नहीं सकते हैं। तो भैया जो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से विभाजित करते हैं। यहाँ बड़ी कौन है, 625, छोटी कौन है, 125। ऐसी संख्या सोचेंगे जो 125 को विभाजित कर दे, 625 को विभाजित कर दे। तो 125 में हम गुणा किससे कर दिए, 5 से। 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 एकन्ना 5 और 1। तो देखो यहाँ कितना आ गया, 0 आ गया, और जैसे 0 आ जाए वही भाजक इससे कहलाएगा। तो यहाँ भाजक कितना हो गया, 125, 125। और अगर विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, ये अच्छे से समझ गए, गुणनखंड विधि समझ गए, भाग विधि भी समझ गए, अच्छे से समझना ही आ गया होगा। अब जैसे इनमें तो तुरंत कट गया, इसलिए डाटा हम चेंज करके दूसरे का लिखवा रहे हैं। जैसे हम निकाल रहे हैं 12 और 16 का, 12 और 16 का HCF निकाल रहे हैं। LCM तो समझेंगे, HCF निकाल रहे हैं भाग विधि से, 12 और 16 का HCF। तो हम भाग विधि से लगा रहे हैं। तो भाग विधि में क्या होता है कि बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग करते हैं। अब देखो भाग करना तो पता ही है, 12 में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 16 रहे या 16 से कम रहे। तो हम 12 का 12 कर दिए, बचा यहाँ कितना, 4, बचा कितना, 4। जब बच जाए तो इसे ही हम बना देंगे भाजक, और जो पहले वाला भाजक था उसे हम बना लेंगे भाज, मतलब यहाँ पर लिख देंगे। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब 4 का पारा 12 हो जाए तो 4 3 12, 4 3 12। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0। तो जहां पर जिस भाजक से भाग करने पर शेषफल 0 आ रहा है वही भाजक HCF कहलाएगा। तो 4 से ही तो भाग किया तो शेषफल 0 आया है, तो यहाँ HCF कितना आ गया, 4। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार लासा निकाला जाता है, किस प्रकार मासा निकाला जाता है, किस प्रकार मासा मतलब LCM निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है, और लासा मतलब LCM निकाला जाता है। अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन लगा रहे हैं ये वाला, इनमें क्या कह रहा है कि पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं के LCM और LCM ज्ञात करना है, और ये भी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनके लासा और मासा का गुणा करें तो आपस में बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये भी क्या करना है, जांच। क्योंकि ये संबंधी होता है कि जिन संख्याओं का मासा और लासा निकाल रहे हैं, अगर उनका मासा और लासा निकाला जाए, उनका गुणा किया जाए और उन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो देखो हम जैसे ये संख्या है दोनों, तो इनका पहले हम HCF और LCM निकालें। तो जो HCF और LCM निकालना है तो हम तरीका कौन सा लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड वाला, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, दी गई संख्याओं का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें कितना लिखा है, एक संख्या 26 है, तो 26 का भी अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड इनका किए 2 एकन्नम 2,
और 2 तियम 6। अब देखो 13 13 से विभाजित होगा, 13 एकन्नम 13, 13 एकन्नम 13। तो जो हमारा 26 का अभाज्य गुणनखंड आया तो कितना आया, 2 गुणे 13। इसी प्रकार हम किसका करेंगे, 91 का करेंगे। देखो 91 2 से विभाजित होगा नहीं, 3 से विभाजित होगा नहीं, ये डायरेक्ट किससे होगा, 7 से होगा। 7 एकन्नम 7, 2 बचा 7 3 21 और 13 एकन्नम 13, 13 एकन्नम 13। देखो जब हम 91 काटते हैं तो 7 एकन्नम 7 काटते 9 था तो बचा पीछे कितना, 2, और जब जो बच जाता है उसी के पीछे जो संख्या लिख देते तो कितना बन गया, 21। अब 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 का पढ़ेंगे 21 हो जाता, 7 3 21 इतनी बार जाता है, यहाँ लिख देते 13 एकन्नम 13। तो जब हम इनका अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, तो 26 का किए तो कितना आया, 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। और जब हम 91 का किए तो कितना आया, 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। तो हम जानते हैं भैया, अब हम क्या निकालने हैं, HCF। और हम एक बात जानते हैं, जब HCF निकालना हो तो दोनों अभाज्य, जब दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उनमें जो संख्या कॉमन होती है वही अभाज्य गुणनखंड वही HCF कहलाती है। देखो यहाँ 13 है तो ये 13 लिख दिए, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 7 नहीं है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 13। इससे कितना आ जाएगा, 13। अब हम क्या निकाल लें, LCM। क्या निकाल लें, LCM। तो जब हम इसका LCM निकालेंगे तो हम बताए थे जो कॉमन हो पहले उसे लिख लो, तो कॉमन कितना था, 13, उसे लिख दिए। अब इसमें जो बचा है उसे भी लिख देते हैं। ऊपर वाले में कितना बचा है, 2, और नीचे वाले में कितना बचा है, 7। तो इन सब का आपस में गुणा कर दो, वही LCM जाएगा। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 से गुणा 7 से करना है। देखो 7 छंग 42 से कितना हो जाएगा, 2। यहाँ हासिल का कितना बचा हमारा, 4। देखो 7 छंग 42 के 2 हासिल का कितना बचा, 4। 7 दूनी 14 और 14 4 18, 14 4 18। अर्थात जो हमारा इसका LCM आया है तो LCM कितना आ गया, 182। तो देखो हम LCM और HCM निकाल रहे थे तो HCF और LCM निकाले तो दोनों एक आ गया। HCF कितना है, 13, LCM कितना है, 182। तो हम इसे इसका जांच भी करना है, इसे इसकी क्या करनी है, जांच। किसकी, दो संख्या का गुणनफल करो और उनका लासा और मासा गुणा करो, दोनों बराबर आ जाए। ठीक, इसकी जांच भी करना है। अब हम इसकी जांच करेंगे। जो जांच क्या करना है कि दोनों संख्या का गुणनफल करो, दोनों संख्या का आपस में गुणा करो, लासा मासा गुणा करो, दोनों क्या है, बराबर। तो इसकी हम कर रहे हैं जांच। जो जांच यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर देख रहे हैं कि जो पहली संख्या हमारी हुई, अरे पहली संख्या ए से लिख दो, तो ए कितना हुआ, 26। ए कितना हुआ, 26। दूसरी संख्या बी से लिख दो तो बी कितना हो गया, 91। बी कितना हो गया, 91। हमें पता है जो LCM है, LCM कितना है इतना पता है। तो हम जानते हैं कि जो तरीकों का वो होता है LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF किसके बराबर होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को गुणा करने पर अगर बराबर आ जाएगा तब तो ये बात सही है, अन्यथा ये गलत है। LCM HCF ही कुछ गलत निकाले होंगे। तो देखो यहाँ से LCM कितना आ रहा है हमारा, 13। अच्छा LCM हमारा कितना आ रहा है, 182, 182। और HCF कितना आ रहा था, 13। HCF कितना आ रहा था, 13। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पहली संख्या कितनी है, 26, और दूसरी संख्या कितनी है, 91। दूसरी संख्या कितनी है, 91। तो जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे, देखो 13 गुणा 182 करेंगे, 13 दूना 26 कितना हो जाएगा, 6। बचा हमारा कितना, 2। अब 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 13 8 104 और 104 2 106, 106 के 6 लिख देंगे, बचा हमारा कितना, 10। बचा हमारा कितना, 10। अब 13 एकन्नम 13, 13 एकन्नम 13 10 23, 13 10 30, तो ये कितना है, 2366, 2366। अब हम 26 का गुणा किससे करेंगे, 91 से। 26 का गुणा 91 से। देखो 26 एकन्नम 26, 26 एकन्नम 26। अगर इस प्रकार नहीं कर पा रहे हो तो इस प्रकार कर दो, 26 ऐसे लिखो, 91 ऐसे लिखो, गुणा कर लो, 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6, 6 9 54, 6 9 54। एक संख्या गुणा पूरे से, 2 1 कन्ना 2 और 2 9 18, 2 9 18, ये हुआ 6, ये 4 2 6, 8 5 13 के 3 और 1 1 कितना हो गया, 2। तो ये भी देखो कितना आ गया, 2366, 2366 मतलब 2366। तो देखो दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। अर्थात ये बात क्या हो गई, सिद्ध हो गई। ये बात सिद्ध हो गई, मतलब बात पूरी, लासा भी निकला, मासा भी हमारा सही निकला। तो अच्छे से आप लासा भी निकालना समझ गए होंगे, मासा भी निकालना समझ गए होंगे। तो हमारा एक ये क्वेश्चन है
जिसका आप सभी लोग करना माशाल्लाह सा, और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में देना। और इसके बाद देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। अब ये तीन संख्याएं हैं तो तीन संख्याओं का भी एक बार हम मासा, उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरूर देना। अब यहाँ हम इन सबका क्या निकाल रहे हैं, मासा और लासा। तो हम इनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का किए तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनम 4 और 2 एकम 2। इसके बाद हम 9 का करें तो 3 त्रिकम 9 और 3 एकम 3, तो 9 का किए तो 3 3। इसके बाद 25 का करेंगे, 5 25, 5 एकम 5। तो जब हम 8 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना किए, 2 गुणे 2 गुणे। जब हम 9 का अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना किए, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। और जब हम 25 का किए तो कितना किए, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। और हमको पता है कि जो HCF होता है ऐसी संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो, सब में कॉमन, सब में कॉमन हो। तो इसमें कोई संख्या सब में कॉमन दिखाई नहीं पड़े। तो एक बात ये तो है कि सब संख्याओं गुणे में कितना होता है, एक होता है कि नहीं। तो जब कोई संख्या कॉमन ना, तो एक तो हमेशा कॉमन रहता है ना। तो जब तीनों में कोई संख्या कॉमन ना हुआ तो इससे कितना मान लिया करो, एक। इससे कितना होता है, एक क्यों होता समझा चुके हैं। अब हम देखेंगे इसका एलसीएम। तो हम जानते हैं जब एलसीएम जब कॉमन ले तो जो बचता वही एलसीएम कहलाता है। इसमें कितना बचा है, 2 2 बचा है। तो देखो देखो अगर कहीं से दो संख्याएं मिलती हैं तो उसे हम एक ही बार लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ कितना बचा है, 2। यहाँ कितना बचा है, 2। यहाँ अगर 3 2 बार मिल रहा तो इसे भी कितने बार लिख देंगे, हम एक ही बार लिख देंगे। अब हम इनका निकाले एलसीएम। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो हमारा बचता है वही तो एलसीएम हो जाता है। तो देखो यहाँ कितना बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। नीचे कितना बचा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। और नीचे कितना बचा है, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। इनका आपस में गुणा कर लो। देखो इनसे करो 50 25, 25 दुना 50, इस प्रकार के हो 50 25, 25 दुना 50, 50 दुना 100, 50 दुना 100 और 100 दुना 200, 100 दुना 200। ये कितना आ गया, 200। इसके बाद यहाँ कितना है, 3 त्रिकम 9, 3 त्रिकम 9। तो 9 शून्यम 0, 9 शून्यम 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो ये इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 1800। एलसीएम आ गया 1800। रुको यार, तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया, 1800 आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करें। अच्छे से समझ में आ गया कि एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार निकालें। अब सर ये क्वेश्चन है, कह रहा है एचसीएफ किसका, 306 का। एचसीएफ किसका, 306 का और 657 का कितना आ रहा है, 9। तो एलसीएम निकाले 306 का और 657 का। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। आप जो प्रॉपर तरीका होता है 306 और 657 का एलसीएम निकालने का, उससे भी निकालोगे तो निकल जाएगा। लेकिन हम एक तरीका ये भी जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें आप देख रहे हो कि जो इन दोनों का एचसीएफ है, तो एचसीएफ हमारा कितना है, 9। एचसीएफ कितना है, 9। पहली संख्या को ऐसे लिख दिए, वो कितना है, 306। और दूसरी संख्या जो बी है वो कितना है, 657, 657। तो ये भी तो पता है पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम को निकाल सकते हैं। क्योंकि इनमें देखो एलसीएम पता नहीं, एचसीएफ हमारा कितना है, 9। पहली संख्या कितनी है, 306, 306। और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 657, 657। यही तो हो गई। हमको मतलब है एलसीएम, हमको 9 से मतलब नहीं है। तो जिससे मतलब नहीं होता तो अगर वो चीज गुणे में होती तो बटे में चली जाती है। वो चीज कहाँ चली जाती है, बटे में। तो बटे में कितना कर देंगे, 9। बटे में कितना कर देंगे, 9। तो 9 एकन्नम 9। देखो इसे 9 से काटे, 9 एकन्नम 9, 9 दिन 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। 30 था, बचा कितना, 3। और पीछे है 6, तो 36 जाएगा, 9 चौक 36। तो अब यहाँ हम 34 का गुणा किससे करेंगे, 657 से। अब अगर आप 34 गुणा 657 से डायरेक्ट ना कर पाओ तो वैसे लिखो 657 गुणा करना, आपको बता रहे गुणा करना 34 का गुणा 657 से करना है। तो देखो पहले 4 का गुणा पूरे से करेंगे, 4 7 28 का कितना हो गया, 8। हमारा हाथ से कितना बचा, 2।
4 पंचे 20, 2 22 के कितना हो गया, 2 बचा कितना 2, 4 छंग 24, 2 26, 4 छंग 24, 2 26, समझ रहे हो। अब 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 के एक हमारा बचा कितना हासिल का 2 बचा, तीनों 25, 15 2 17, 15 2 17, 17 के साथ बचा कितना 1, और 3 छक 18 और 1 19, 18 और 1 19 जोड़ लिए 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 7 6 13 के 3 हो गया, 9 2 11 और 1 12 हो गया, यहाँ पर 9 2 11 1 12 और 1 1 कितना हो गया 2, 1 1 2, देखो 8 2 और 1 3 6 7 6 13 के 3 हो गया, 9 2 11 11 और 12 2 1 हासिल बचा, इतना हो गया। तो जब हम इनका आपस में गुणा किए तो जो गुणा किए तो आया हमारा कितना 22,338, 22,338, तो यही हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो अच्छे से एलसीएम भी समझ गए होंगे कि एलसीएम किस प्रकार निकला है। तो आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके देखो वीडियो काफी लंबी हो जाने के कारण इसमें हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना नहीं बता पाए हैं, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना देखेंगे, और उसको देखना हम ना भूले, चूंकि वो 100% एग्जाम में आता ही आता है।